नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंडिया ऑफिशियल पर। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं गुप्त वंश के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के भाग 1। यहाँ आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, हाई लेवल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन और ऐसे ही ट्रिकी सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैलेंज आपके लिए, क्या आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बीएसएससी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी थे? तो इनका सही उत्तर क्या है? डी, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। प्रयाग प्रशस्ति का इमेज देखिए किस प्रकार है। इसके रचनाकार हरिसेन रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। इसमें दक्षिणापथ विजय का वर्णन मिलता है। साउथ का जो विजय है इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। वह गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 300 ईस्वी प्रारंभ किया था। उनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से हुआ था। गुप्त सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमारा देवी दोनों का संयुक्त चित्र मिलता है। लिच्छवी विवाह संबंध के कारण गुप्त साम्राज्य राजनीतिक शक्ति बढ़ गई थी। उनकी राजधानी मुख्यतः पाटलिपुत्र मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य में मगध, प्रयाग, इलाहाबाद और साकेत क्षेत्र शामिल थे। वह समुद्रगुप्त का पिता था। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक विस्तार और साम्राज्य निर्माण की नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखा था। नेक्स्ट, कविराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो इनका सही उत्तर क्या है? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। उनकी स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा वादन का चित्र मिलता है। उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार किया। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। उसने पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों को पराजित किया था। शक विजय के बाद गुप्तों का अरब सागर के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण हुआ। उज्जैनी, जिसे उज्जैन उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण केंद्र बना। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फहियान ने भारतीय समाज को समृद्ध और शांतिपूर्ण बताया। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में वर्णित चंद्र की पहचान किससे की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। मेहरौली लौह स्तंभ भारतीय धातु कर्म कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, इनको मैच कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति, महाराजा भीतरी स्तंभ अभिलेख और मेहरौली लौह स्तंभ, ये अभिलेख है और उपाधि है। इनको संबंधित शासक से मैच कीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति, इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। महाराजा किनका टाइटल था? तो श्रीगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख में किन शासक का वर्णन है? तो स्कंदगुप्त का। और मेहरौली लौह स्तंभ किस संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसका नेक्स्ट, गुप्त संवत का प्रारंभ सामान्यतः किस शासक से माना जाता है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम से। जो गुप्त संवत का काल रहा है 319 से 300
ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उनका विवाह कुमारा देवी से हुआ। कुमारा देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। आइए श्रीगुप्त के बारे में भी कुछ जानते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम ज्ञात शासक था। उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उनका शासन क्षेत्र मुख्यतः मगध क्षेत्र में माना जाता है। चीनी यात्री इति सिंह ने श्रीगुप्त द्वारा बनवाए गए मंदिर का उल्लेख किया है। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की आधारशिला रखी और बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य में बदल दिया। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इनका सही उत्तर है रामगुप्त से। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है। ध्रुव देवी का संबंध रामगुप्त से माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाद में सत्ता प्राप्त की। नेक्स्ट, स्थान है और विशेषता है, इनको मैच करना है। कीजिए। तो अजंता, अजंता में क्या है? बौद्ध चित्रकला। मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ के लिए फेमस है। नालंदा शिक्षा केंद्र के लिए फेमस है। उज्जैनी खगोल के लिए फेमस है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4। एक बार फिर से। तो अजंता बौद्ध चित्रकला के लिए, मेहरौली लौह स्तंभ के लिए, नालंदा शिक्षा केंद्र के लिए और उज्जैनी खगोल केंद्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अजंता के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरण में हुआ, सातवाहन काल और वाकटाक काल। वाकटाक शासक हरिसेन के समय में अजंता काल का विशेष विकास हुआ। अजंता अपनी भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं चैत्य एवं विहार दोनों प्रकार की है। चैत्य मतलब पूजा स्थल, विहार मतलब रहने वाला जगह। 1983 में अजंता को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में उल्लिखित चंद्र का पहचान किससे की जाती है? देखिए मेहरौली लौह स्तंभ, तो बताइए किससे की जाती है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये इनका उपाधि था। लौह स्तंभ मेहरौली के इन्हीं से संबंधित है। यह जंगरोधी धातु कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। उसने शक जो क्षत्रप था उनको हराया था। और फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए। आइए समझते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। उसने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की स्थिरता बनी रही। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसने भगवान कार्तिकेय को विशेष संरक्षण दिया। उनकी मुद्राओं पर मोर का चित्र मिलता है जो कार्तिकेय से संबंधित माना जाता है। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का विद्रोह हुआ। उसके शासनकाल के अंतिम चरण में हुनों का खतरा बढ़ने लगा था। मंदसौर अभिलेख का संबंध सामान्यतः कुमारगुप्त प्रथम से माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट, चीनी यात्री फहियान भारत के किस गुप्त शासक के समय में भारत आया? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फहियान एक बौद्ध यात्री था। वह कहाँ से आया था? चाइना से आया था। उसने भारतीय समाज का वर्णन किया। उसने मध्य देश का समृद्ध बताया। मध्य देश, उस समय में मध्य देश चलता था। उनकी पुस्तकें फो को की प्रसिद्ध है। आइए
जानते हैं फाहियान के बारे में, लगभग जान ही चुके हैं, लेकिन इसका आगमन लगभग 399 ईस्वी में हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंडिया आया था। इनका जो बुक्स है इनको याद रखिए, फोको की, इनका बुक्स का नाम है फोको की। नेक्स्ट, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण का मुद्रा चलता था गुप्त काल में। चलिए, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहते थे? दिनार। समुद्रगुप्त की मुद्राएं क्या होता था? एकदम कलात्मक होता था, मतलब बहुत ही सुंदर होता था। मुद्राओं पर अश्वमेघ यज्ञ का चित्र मिलता है। गुप्त काल सर्वाधिक आर्थिक समृद्ध युग था। कैसा था? रुपया पैसा धन धान्य से भरा पड़ा युग था। रोमन व्यापार का प्रभाव मुद्रा प्रणाली पर पड़ा। उनका मुद्रा ऐसा था, इससे पता चलता था कि रोम के साथ में व्यापार करते थे ये लोग। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैनी। कहाँ बनाई? उज्जैनी। उनके दरबार में नवरत्नों की परंपरा जुड़ी हुई है। कालिदास को उसी काल से जोड़ी जाता है। पश्चिम व्यापार पर गुप्त नियंत्रण बढ़ा। पश्चिम जो वेस्टर्न जो ट्रेड था उन पर, उस पर गुप्त काल का नियंत्रण बढ़ा। उसने शक क्षत्रपों को अंत कर दिया। शक क्षत्रप को अंत कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रारंभिक विकास का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है? चलो लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभिक विकास कुमारगुप्त प्रथम ने की। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? महेंद्रद्वितीय। नालंदा बिहार में स्थित है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। हुएनसांग ने नालंदा का वर्णन किया था। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए थे, नालंदा का डिस्कशन किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पर अध्ययन करते थे। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट यहाँ पर अध्ययन करते थे। आइए जानते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसके प्रारंभिक विकास का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। यह मुख्यतः बौद्ध शिक्षा एवं महायान बौद्ध, जो बौद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, इति सिंह ने यहाँ अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, हुनों के आक्रमण का सफल विद्रोह करने वाले गुप्त शासक कौन है? तो इनका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक था। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसने इनको जो इसी में उन्होंने सुदर्शन लेक को जो रिपेयर करवाया था, इनका वर्णन मिलता है। हुनों के आक्रमण से गुप्त शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन, धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा था। नेक्स्ट, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं, कॉइन्स किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध मुद्राएं उनकी शक्ति दिखाती थी, शक्ति का प्रदर्शन दिखाता था। गुप्त मुद्राएं कैसा होती थी? स्वर्ण की होती थी, गोल्ड की कॉइन होती थी। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था। प्रयाग प्रशस्ति में उनकी विजय का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, उनमें उनका विजय का एकदम गुणगान किया गया है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इनका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय राज्यपाल, ऑप्शन बी। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत था। भुक्ति क्या था? गुप्तकालीन प्रांत। और उपरिक प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था। उपरिक क्या होता था? प्रांत का प्रमुख अधिकारी, जिसे प्रांतीय राज्यपाल कहा जाता था। और विषय जिला होता था। और विषयपति जिला का प्रमुख। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड था। जैसे कि चंद्रगुप्त का शासन सेंट्रलाइज था,
लेकिन गुप्त का शासन डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकृत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कौन कौन कथन गलत है और कौन कौन कथन सही है। चलिए, गुप्त शासक मुख्यतः वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो बिल्कुल सही है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन था, तो बिल्कुल इसमें स्वर्ण मुद्राएं काफी मात्रा में अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण, तो राजा रानी प्रकार के मुद्राएं चलाए इन्होंने। ठीक है, तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा। और देखिए, गुप्त काल में भूमि अनुदान की परंपरा समाप्त हो गई थी, नहीं, ये गलत है, जबकि बढ़ी ही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। गुप्त शासक जो उनका जो कहलाते थे, क्या कहलाते थे, वो परम भागवत कहलाते थे और उपाधि भी रखते थे। भूमि अनुदान की परंपरा गुप्त काल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार। संस्कृत भाषा का उत्कर्षण हुआ, संस्कृत का बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप्ड हो गया। ब्राह्मण धर्म को, जो ब्राह्मण धर्म था, संरक्षण मिला। नेक्स्ट, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन है। आर्यभट्ट, ये जो ग्रंथ है, इनका लेखक कौन है, तो इनका सही उत्तर ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी की गोलाकारिता बताई, पृथ्वी की गोलाकारिता बताई थी। उन्होंने ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया कि ग्रहण जो है, ग्रहण जो लगता है वो क्यों लगता है, कैसे लगता है। आर्यभट्ट संस्कृत में लिखा गया था, आर्यभट्ट का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। वे पाटलिपुत्र से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में दिनार, आइए दिनार आ गया, हम लोग डिस्कस किए हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं में बहुत ही फेमस था, एकदम स्वर्ण 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 मुद्रा, एकदम क्वाइन क्वाइन क्वाइंस, गोल्ड का ही क्वाइन। दिनार शब्द रोमन प्रभाव से आया और दिनार स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त अर्थव्यवस्था कैसा था, समृद्ध था, बहुत ही मतलब फला फूला हुआ था। समुद्रगुप्त की मुद्राएं कलात्मक थी, मतलब कि एकदम आर्टिफुल, सजा धजा जो क्वाइन होता था। व्यापारिक गतिविधियां विकसित थी, एकदम डेवलप्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न परंपरा का संबंध सामान्यतः किस गुप्त शासक से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। कालिदास नवरत्न, कालिदास नवरत्नों में प्रसिद्ध थे। कालिदास नवरत्न का जो रखा था सिस्टम, वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रखा था। वराहमिहिर भी, वराहमिहिर, कालिदास, वराहमिहिर, ये सब नवरत्न में आते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनका टाइटल रहा है। और उज्जैन, उज्जैन इनका ज्ञान का केंद्र रहा है, प्रथम बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना उज्जैन। गुप्त काल साहित्य उत्कर्षण का युग भी, साहित्य काल में भी गुप्त का विकास हुआ, मतलब कि चौतरफा विकास जिसे कहते हैं ना, वो गुप्त काल में हुआ था। आइए समझते हैं नवरत्न। नवरत्न परंपरा का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। नवरत्न का अर्थ है राजा के दरबार के 9 महान विद्वान, 9 महान विद्वान। कालिदास सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे। बराहमिहिर खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान थे। अमर सिंह संस्कृत कोश, अमर कोश का जो रचयिता कौन माने जाते हैं, अमर सिंह। ये VVI है, एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह। धन्वंतरी आयुर्वेद के विद्वान थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर मिलान कीजिए। चलिए मैच करिए अब। तो इनका ए का क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, 2 सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या टाइटल है, विक्रमादित्य। कुमार गुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय। और स्कंदगुप्त हुनों का विरोध किया था स्कंदगुप्त ने। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों को हरा दिया था। नालंदा का विकास किससे जुड़ा हुआ है, कुमार गुप्त से, उन्होंने उसको विकास किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को रोका और समुद्रगुप्त महान विजेता था, समुद्रगुप्त महान विजेता। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के ही लिए लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की रिपेयर मरम्मत का वर्णन है, किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में। इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। स्कंदगुप्त हून विजेता थे, हून पर उसने विजय प्राप्त किया था। गुप्त काल में सिंचाई व्यवस्था विकसित थी, प्रशासनिक व्यवस्था संगठित थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु, वसुबंधु किस शासक से संबंधित माने जाते हैं? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नरसिंहगुप्त वालादित्य। वसुबंध बौद्ध विद्वान थे। कौन, किस 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 शिक्षा का विद्वान थे? किस धर्म का? ये बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु। योगाचार दर्शन से जुड़े हुए थे। नरसिंहगुप्त को बालादित्य, नरसिंहगुप्त को क्या कहा जाता था? बालादित्य इनका टाइटल है। हून शासक मिहिर कुल का विरोध हुआ, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। नेक्स्ट, सेतुबंध, सेतुबंध नामक प्राकृतिक ग्रंथ का संबंध किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रवणसेन द्वितीय से। सेतुबंध का में जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया है, ये प्राकृत लैंग्वेज प्रयोग किया गया है। यह वाकटाक कालीन ग्रंथ है। वाकटाक गुप्तों के क्या था? कंटेम्परेरी, मतलब उसका समकालीन था। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटाक वंश में हुआ था। गुप्त वाकटाक संबंध महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई विषय आ गया। विषय का क्या अर्थ होता था? तो इनका सही उत्तर क्या है? अटेम्प्ट कीजिए। जिला, ऑप्शन सी। विषय जिला का प्रशासनिक इकाई होता था और इनका प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भुक्ति, भुक्ति मतलब प्रांत, भुक्ति मतलब प्रांत। और ग्राम प्रशासन स्थानिक स्तर पर होता था। गुप्त शासन कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और मौर्य शासन सेंट्रलाइज था। नेक्स्ट, कुमारा देवी जिनका चित्र गुप्त सिक्कों पर मिलता है, वे किसकी महारानी थी? कुमारा देवी। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत का शुरुआत करवाया 319 से 320। कुमारा देवी किस वंश की थी? तो लिच्छवी वंश की। सिक्कों पर राजा रानी दोनों का चित्रण मिलता था। विवाह से गुप्त की शक्ति बढ़ गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। गुप्त साम्राज्य का विस्तार मगध क्षेत्र तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासकों का प्रमुख धार्मिक संबंध किससे था? तो परम भागवत, भागवत भगवान विष्णु का, ठीक है, बौद्ध धर्म, सॉरी, वैष्णव धर्म से संबंधित है। गुप्त शासक विष्णु भक्त थे, विष्णु का उपासक थे, विष्णु का पूजा पाठ करते थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह था। क्या था? राज्य चिन्ह गरुड़। वैष्णव धर्म को संरक्षण मिला, ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ और धार्मिक सहिष्णुता भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैष्णव धर्म को हम मानते हैं तो हम वैष्णव को ही फलने फूलने देंगे और दूसरे धर्म को दबा देंगे, नहीं, ये धार्मिक सहिष्णुता थी। आइए समझते हैं परम भागवत के बारे में। गुप्त शासकों द्वारा ये उपाधि लिया गया था। इनका संबंध वैष्णव धर्म से था। भागवत सब भगवान विष्णु के भक्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो भगवान विष्णु के पूजा पाठ करते थे उनको क्या कहते थे? भागवत। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह गरुड़ था जो विष्णु से संबंधित है। धार्मिक रूप से वैष्णव होने के बावजूद गुप्त शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का टारगेट दिया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।